अब हम एक्सरसाइज 16.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, इसमें 7 प्रोबेबल आउटकम्स है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, 6, 7। और अब तक जो हमने एक्सरसाइज किया 16.1 और 16.2 उसमें हमने सैंपल स्पेस और अलजेब्रा ऑफ इवेंट से डील करे थे। अभी तक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, यहाँ पर पहली बार आ रहा है। तो सैंपल स्पेस में अगर कोई आउटकम है, इसका मतलब वो पॉसिबल आउटकम है, तो उससे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी, पी ऑफ कोई भी इवेंट ई और लेस देन इक्वल्स टू 1। और जो दूसरा कंडीशन है, जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो प्रोबेबिलिटीज का असाइनमेंट है, यानी इन प्रोबेबिलिटीज, इस पॉसिबल आउटकम्स को कुछ प्रोबेबिलिटीज असाइन की गई है, के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है हर पार्ट में, 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन में। तो उसके बाद हमें बताना है कि वो असाइनमेंट वैलिड है या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये चेक करेंगे, किसी भी एक के लिए ओमेगा 1, ओमेगा 2 से लेकर ओमेगा 7 के लिए प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। किसी एग्जाम्पल पार्ट में निगेटिव प्रोबेबिलिटी है, निगेटिव प्रोबेबिलिटी अनडिफाइंड है, कोई मीनिंग नहीं है, तो वैसे वो असाइनमेंट इनवैलिड हो जाएगा वह सीधे। और जो दूसरा है कि प्रोबेबिलिटीज का सम, अरे सारी प्रोबेबिलिटीज का सम वो 1 के बराबर आना चाहिए। ये ओमेगा 7 ये 1 के बराबर आना चाहिए। और यहां पर इसे समझना होगा, जैसे अगर कोई भी ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, तो अब अगर कोई भी हम एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें से कोई एक जरूर होगा, और एग्जैक्टली एक ही होगा, क्योंकि दो आउटकम एक साथ नहीं आ सकता है सैंपल स्पेस में से। तो हम कोई एक इसमें हो रहा है, यानी इन सभी में से कोई एक हो रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो 1 के बराबर ही होगा। और जो पॉसिबल आउटकम्स है, इसके अलावा कोई एक और कोई दूसरा आउटकम नहीं हो सकता है, तो इन प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी भी हो रही है कि क्यों हो रहा है, तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। जस्ट ये याद रखें, किसी भी अगर पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है सैंपल स्पेस का, तो उन सभी के प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देख सकते हैं कि जो सभी की प्रोबेबिलिटीज है वो 0 से 1 के बीच में है। और अगर हम सम करें सभी की प्रोबेबिलिटीज का, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6, तो हम देख सकते हैं 0.6, 0.2, 0.8 प्लस 0.1, 0.9 प्लस 0.95 प्लस 0.98 और प्लस 0.2, यानी 1 के बराबर है। तो ये असाइनमेंट वैलिड है, तो इसे हम टिक से डिनोट कर देते हैं। और अब पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में 7 प्रोबेबिलिटीज है, सभी को इक्वल प्रोबेबिलिटी है, यानी 1/7 है। तो अगर हम 7 बार 1/7 ऐड करें तो हम जस्ट 7 × 1/7 कर सकते हैं। तो अगेन सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर है, तो ये असाइनमेंट भी वैलिड होगा। तो हम पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में प्रोबेबिलिटीज तो 0 से 1 के बीच में है, लेकिन जो सम है वो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4, और यहीं पर हम देख सकते हैं 0.3 प्लस 0.6 1 के बराबर हो गया, लेकिन अभी सम 1 से बड़ा हो रहा है, 1.5 प्लस 0.6 यानी 2.1 प्लस 0.7 यानी 2.8 के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटीज का सम किसी एक एक्सपेरिमेंट का वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये असाइनमेंट इनवैलिड है। अब हम पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी में जो दो प्रोबेबिलिटीज है, ओमेगा 1 की और ओमेगा 5 से एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी, एक -0.1 है और एक -0.2, तो हम प्रोबेबिलिटीज को कभी निगेटिव वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, तो अगेन ये असाइनमेंट इनवैलिड है। और जो लास्ट पार्ट है पार्ट डी, उसमें हम देख सकते हैं जो लास्ट ओमेगा 7 की प्रोबेबिलिटी है 15/14, वो 1 से बड़ी। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की, किसी भी पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी एट मैक्सिमम 1 हो सकती है, यानी वो श्योर इवेंट है। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी सेंस नहीं बनाती है, नॉट डिफाइंड है, तो ये असाइनमेंट अगेन इनवैलिड है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है कि कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो हम कॉइन अगर ट्वाइस टॉस कर रहे हैं तो अब सैंपल स्पेस हम लिख सकते हैं HH, दोनों हेड या फिर फर्स्ट हेड सेकंड टेल, फर्स्ट टेल सेकंड हेड या फिर दोनों टेल। और अब जो इवेंट है, यानी जिसका प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, वो है एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस ये लिख सकते हैं, और अगर सेट नोटेशन से बढ़ें तो ई लिख सकते हैं। ई यानी प्रोबेबल, हमें जो चाहिए डिजायर्ड आउटकम्स, इवेंट जो हमें चाहिए वो है एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। तो हम देख सकते हैं जो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स है, इसमें से जो एलिमेंट जिसमें एटलीस्ट 1 टेल आ रहा है, यहाँ पर एक्जैक्टली 1 टेल नहीं है, एटलीस्ट 1 टेल यानी 1 टेल या उससे ज्यादा, 2 टेल भी हम इसमें लिखेंगे। तो एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, तो वो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो है हेड टेल,
इसमें भी एक टेल हो रहा है, सेकंड पॉइंट पर टेल आ रहा है, या फिर फर्स्ट पॉइंट पर टेल हेड, या फिर दोनों पॉइंट पर टेल। तो अब प्रोबेबिलिटी का जो डिफिनेशन है उससे हम इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी अब निकालना है तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं P इज इक्वल टू NE बाई NS। तो NE हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो डिजायर्ड आउटकम्स यानी जो इवेंट है हमारा ई जो हमें चाहिए था एटलीस्ट वन टेल का, उस सेट में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वही नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स है, और जो नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो सैंपल स्पेस है, पहले भी जानते हैं। तो NE 3 के बराबर है और नंबर ऑफ सैंपल्स 4 है, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है ए डाई इज थ्रोन। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे। सैंपल स्पेस अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, और अब देखेंगे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स है या जो इवेंट है उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं या फिर उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है ए प्राइम नंबर विल अपीयर। तो अगर प्राइम नंबर का हमें इवेंट लिखना हो या फिर हमें देखना हो इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, तो या फिर हम सेट पहले लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट देखकर भी अब आगे हम अप्रोच कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। और अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तो P बराबर हो जाएगा NE यानी नंबर ऑफ आउटकम्स इन E, तो 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, तो 6। तो ये प्रोबेबिलिटी 1/2 के बराबर हो जाएगा, 1/2। और अगर सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। तो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ऐसा नंबर कितना है? तो इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन, तो 3 4 5 6 यानी 4 है, तो प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस 4/6, तो ये प्रोबेबिलिटी 2/3 के बराबर हो जाएगी। तो अब हमें ई सेट लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट सैंपल स्पेस के सेट से देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स है, जो आउटकम्स हमें चाहिए वो कितना है। तो अब हम सेट नहीं लिखेंगे, सीधे क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे। तो जो थर्ड पार्ट है, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 से छोटा कोई भी नंबर नहीं आ सकता है अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं, लेकिन इसमें लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो इक्वल टू 1 एक नंबर होगा 1, तो जो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स है वो 1 हो गया और टोटल 6, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। अब जो फोर्थ पार्ट है, ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। तो मोर देन 6 कोई भी नंबर नहीं होता है अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू 6 नहीं है, जस्ट ए नंबर मोर देन 6, तो कोई भी नंबर नहीं होगा, तो ऐसा आउटकम पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो 0/6 0 भी लिख सकते हैं या 0/6 भी लिख सकते हैं। और अब जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में, ए नंबर लेस देन 6, यहाँ पर लेस देन 6 जो नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 आउटकम्स है जो लेस देन 6 है, या फिर डिजायर्ड आउटकम 5 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी इस केस में 5/6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है, ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स का पैक होता है, और जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में वो है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमें बताना है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ सैंपल स्पेस, या वो हमें बताना है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो है, एक कार्ड इज सेलेक्टेड, तो कोई एक कार्ड हम 52 कार्ड से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 52 कार्ड्स में से हम कोई भी कार्ड उठा सकते हैं, और हर एक कार्ड डिस्टिंक्ट है, तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा सैंपल स्पेस में वो 52 हो जाएगा। और अब सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। एस ऑफ स्पेड्स, जस्ट एस नहीं है, ये एस है स्पेड्स का। तो टोटल 4 एस होता है, हम जानते हैं कार्ड्स में 4 एस, हार्ट का, डायमंड का, स्पेड्स का, या फिर, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ स्पेड्स के एस को पिक करना है। तो जो डिजायर्ड आउटकम है, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम वो 1 है, क्योंकि एस अगर पूछ रहा होता है या स्पेड्स पूछ रहा होता है तो 13 हो जाता है नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स, क्योंकि 52 कार्ड्स में 13 स्पेड्स होते हैं। लेकिन एस पूछ रहा होता है तो 4 एस हो जाता है, 52 में 4 एस होता है, लेकिन एस ऑफ स्पेड्स यहाँ पर डिजायर्ड आउटकम है, तो एस ऑफ स्पेड्स 52 कार्ड्स के पैक में जस्ट 1 होता है, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम 1 हुआ, तो प्रोबेबिलिटी उसको पिक करने का 1/52, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है वो 52 है, या फिर टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 52 है और डिजायर्ड आउटकम्स 1 है, तो 1/52 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। और जब थर्ड पार्ट है उसमें, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, और सेकंड ब्लैक कार्ड। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है कि कार्ड एस है, तो अगेन अभी हमने डिस्कस किया कि देयर आर 4 एसेस इन द कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी 4/52 या फिर 1/13 हो जाएगा।
और अब इसी का सेकंड पार्ट है, ये सी का फर्स्ट पार्ट है, सी का सेकंड पार्ट है कि कार्ड ब्लैक कार्ड है। तो अगेन हम जानते हैं जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है उसमें से हाफ रेड कार्ड होता है, हाफ ब्लैक कार्ड होता है। तो 26 रेड होगा, 26 ब्लैक होगा, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड का 26/52 या फिर हाफ, 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फेयर कॉइन है जिस पर एक फेस पर 1 मार्क है और दूसरे पर 6, यानी यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होगा इस केस में वो हेड और टेल नहीं होगा, 1 और 6 होगा, क्योंकि दोनों फेस पर हेड और टेल के बजाय 1 और 6 है। और एक फेयर डाई है, तो फेयर डाई का अगेन हम सैंपल स्पेस, तो इसे हम S1 से डिनोट कर देते हैं और ये S2 से, ये फेयर डाई का सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। तो अब हम कॉइन टॉस करते हैं और साथ में फेयर डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो और अब हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि जो नंबर आया दोनों फेस पर उसका सम 3 के बराबर हो। तो 3 के बराबर सम होगा, तो अगर इस पर हम एक कॉइन टॉस किए और साथ में डाई थ्रो किए, तो अगर कॉइन पर 6 आ गया तो अब डाई पर 1 या उससे कोई बड़ा नंबर आएगा, तो दोनों का सम 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि इस पर कॉइन पर 1 आ रहा है, कॉइन पर 1 आ रहा है और सम 3 हो रहा है, इसका मतलब डाई पर 2 आ रहा है। तो अब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहा है, यानी ये दोनों एक साथ हो रहा है। कॉइन पर 1 भी आ रहा है, कॉइन पर 1 भी आना चाहिए और डाई पर 2 भी आना चाहिए, तभी यहाँ पर दोनों का सम 3 के बराबर होगा। तो अब कॉइन पर 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कॉइन पर 2 फेस है, एक पर 1 है, एक पर 6 है। तो जो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम है वो हमें 1 है, तो उसका नंबर 1 है और टोटल आउटकम 2 है। तो यहाँ पर 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन पर 1 आए, और डाई पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6 है, क्योंकि जो हमारे पास डिजायर्ड आउटकम है, हम चाह रहे हैं कि डाई पर 2 आए। तो नंबर ऑफ आउटकम हम जो चाह रहे हैं डिजायर्ड आउटकम वो 1 है और टोटल आउटकम 6 है। तो डाई पर 6 नंबर होता है, तो कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर डाई फेयर है तो 1/6 है। और अब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हो, तो इसका मतलब इस चीज का प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/6 यानी 1/12 के बराबर हो जाएगी। और अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में अगेन सम जो होना चाहिए दोनों के फेस पर वो 12 के बराबर होना चाहिए। तो 12 अगर कॉइन पर 1 आ जाए तो डाई पर एट मैक्स 6 आ सकता है, तो कभी सम 12 के बराबर नहीं होगा। 12 का बस एक ही कंडीशन है कि कॉइन पर 6 आए और अब डाई पर भी 6 आए, तभी सम 12 होगा। तो अब हम जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि कॉइन पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, उसी तरह कॉइन पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। और डाई पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी अगेन हम चाह रहे हैं कोई एक नंबर आए 6 नंबर्स में से, तो वो प्रोबेबिलिटी 1/6 है। साइमल्टेनियस होना चाहिए दोनों, तो 1/2 इंटू 1/6 यानी अगेन प्रोबेबिलिटी 1/12 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है हमें एक काउंसिल मेंबर चुनना है फ्रॉम ए कमिटी जिसमें 4 मेन है और 6 वोमेन है, और जो आउटकम आना चाहिए यानी जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इस बात की कि वो काउंसिल मेंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वोमेन हो। तो जो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम है या फिर जो हमें आउटकम चाहिए वो ये कि हम कमिटी है जिसमें 4 मेन है और 6 वोमेन है, और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो वोमेन है। तो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम यानी हम किसी एक वोमेन को चुनते हैं, तो जो नंबर ऑफ वोमेन है वो डिजायर्ड आउटकम हो जाएगा, वो 6 है। और अब हम ये देखेंगे कि सैंपल पॉइंट कितना है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है। तो यहाँ पर 10 कमिटी मेंबर है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस 4 + 6 यानी 10 हो जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये बराबर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10 यानी 3/5 के। क्वेश्चन नंबर 7 में ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो अगेन हम सैंपल स्पेस इस तरह के क्वेश्चन का काफी लिख चुके हैं जब हम एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे होते थे। तो हम यहाँ पर फिर से सैंपल स्पेस नहीं लिख रहे हैं, बस ये लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है सैंपल स्पेस में, अगर हम एक फेयर कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं तो हम जानते हैं ये 2⁴ होता है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक कॉइन को टॉस किए तो 2 बार, फिर साइमल्टेनियसली सेकेंड को टॉस किए तो 2 × 2 ऐसे 4 टाइम्स, तो ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ये 16 के बराबर है। और अब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि ए पर्सन विन ₹1, विन तो हम प्लस से डिनोट करते हैं, विन +1 फॉर ईच हेड।
एंड लॉस ₹1.5 यानी -1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। अब हमें सैंपल स्पेस फ्रॉम सैंपल स्पेस ये कैलकुलेट करना है कि कितना डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी वो जीत सकता है या फिर ही कैन लॉस, विन में रह सकता है या तो प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी बतानी है ईच ऑफ दिस अमाउंट्स की। तो हर एक अमाउंट की प्रोबेबिलिटी भी बतानी है हमें। तो अब हम देख सकते हैं कि ईच हेड के लिए +1 है और ईच टेल के लिए -1.5 है। तो ये इस बात से यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है कि हेड किस नंबर पे आता है, यानी अगर 2 हेड और 2 टेल आया है तो हेड और टेल का ऑर्डर क्या है, यानी अगर हेड हेड टेल टेल है या फिर हेड टेल टेल हेड है तो भी जो अमाउंट रहेगा विन या लॉस में, यहाँ पर लॉस में रहेगा -1 हम देख सकते हैं क्योंकि लॉस ज्यादा है टेल आने पर। तो लॉस में रहेगा तो जो भी अमाउंट रहेगा वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स कितना है और नंबर ऑफ टेल्स कितना है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हेड और टेल किस ऑर्डर में आता है। तो हम यहाँ पर पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे, जस्ट वो लिखेंगे कि हेड कितनी बार आता है। अगर तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि चारों हेड, ऑल हेड्स शोज अप। अगर हम 4 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में 4 हेड्स शो अप होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 16 है। तो और 4 चारों हेड्स शो अप होता है सिर्फ एक बार, तो ये एक बार होता है, और उसी तरह चारों टेल शो अप होता है एक बार। हम लिख सकते हैं 4 हेड्स एक बार हो रहा है, 4 टेल्स एक बार हो रहा है, और अब हम जानते हैं कि 3 हेड और 1 टेल ऐसा 4 बार आता है। तो मैं यहाँ पर सीधे लिख रहा है कि 3 हेड और 1 टेल 4 बार आता है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ये सैंपल स्पेस जो हम काफी बार लिख चुके हैं पहले भी, वो आप फिर से यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं पूरा हेड 4 हेड 3 हेड 1 टेल या 16, और उसके बाद काउंट कर सकते हैं कि 3 हेड 1 टेल 4 बार ही आएगा। और उसी तरह हम जानते हैं कि 2 हेड और 2 टेल ऐसा 6 कॉम्बिनेशन ऐसा 6 बार आता है, और उसी तरह 3 टेल और 1 हेड 4 बार आता है, और अगेन 4 टेल एक बार आता है। तो हम देख सकते हैं 1 1 2 6 6 6 12 और 4 16, टोटल 16 आउटकम है। 6 बार 2 हेड 2 टेल आ रहा है, 4 बार 3 हेड 1 टेल आ रहा है, 4 बार 3 टेल 1 हेड आ रहा है, 4 हेड एक बार आ रहा है, और 4 टेल एक बार आ रहा है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हर एक केस के लिए कितना प्रॉफिट या लॉस कितने में वो रहता है वो पर्सन। तो 4 हेड के लिए हम जानते हैं हर हेड पर +1 है, तो 4 हेड के लिए 1 4 बार प्लस होगा, या फिर 4 × 1, तो यहाँ पर ये +4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कितना डिफरेंट अमाउंट पॉसिबल है, तो अभी हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हर एक अमाउंट के लिए रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। और 4 टेल के लिए हम जानते हैं हर एक टेल के लिए -1.5 है, तो ये 4 × -1.5 यानी -6। और इसी तरह 3 हेड 1 टेल के लिए +3 -1.5, तो यहाँ पर +1.5 में, और 2 हेड 2 टेल के लिए +2 -3, तो अगेन यहाँ पर लॉस में -1 हो जाएगा। और 3 टेल 1 हेड यानी -4.5 +1 यानी -3.5। तो जो डिफरेंट अमाउंट्स पॉसिबल है वो है +4 -6 +1.5 -1 और -3.5। पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 16 है, लेकिन नंबर ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स पॉसिबल वो सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 डिफरेंट अमाउंट्स आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर 16 ऑर्डर में भी डिफरेंस है हेड और टेल के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा है जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ हेड कितना है और नंबर ऑफ टेल्स कितना है। और अब हम रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब +4 अमाउंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स है, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि +4 के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डिजायर्ड आउटकम्स बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स सैंपल स्पेस में जो 16 सैंपल पॉइंट है उसमें से सिर्फ एक बार ऐसा होता है जब चारों हेड आता है, और उसी केस में ये जो अमाउंट है +4 जिसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/16। और उसी तरह 4 टेल भी सिर्फ एक बार आता है सैंपल स्पेस में, तो अगेन इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/16 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हमें +1.5 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो हम देख सकते हैं ये सैंपल स्पेस में 4 बार आता है, यानी नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स 4 है जब 3 हेड और 1 टेल आता है, और उस केस में जो अमाउंट होगा वो +1.5 होगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स या नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई वो 4 है, और नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस वो 16 है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी 1/16
4 के बराबर होगी। और उसी तरह अब अगर हमें -1 के केस के लिए कैलकुलेट करना है तो -1 के लिए इधर कैलकुलेट कर लेते हैं और -3.5 के लिए इधर। तो -1 के लिए अगर अब हमें कैलकुलेट करना है तो हम देख सकते हैं इस केस में 2 हेड 2 टेल है और ऐसा 6 बार होता है 6 डिफरेंट ऑर्डर में। तो 6 बार अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स वो 6 है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस वो 16 है। तो प्रोबेबिलिटी 3/8 के बराबर होगी। उसी तरह हम लास्ट वन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट वन में -3.5 जो अमाउंट है उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स। अगेन ये 1/4 के बराबर है। तो ये 5 डिफरेंट अमाउंट पॉसिबल है विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज जो इसके लिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट की। क्वेश्चन नंबर 8 में जो इवेंट है वो है एक्सपेरिमेंट है, वो है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो अगर 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं वंस तो सैंपल स्पेस पहले भी लिख चुके हैं, तो अब जस्ट यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं हेड 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 टेल हेड STH H TT THH THT TTH TT T। तो इस क्वेश्चन में 9 पार्ट है, तो उन सब पार्ट में हम इस सैंपल स्पेस के डिफरेंस से क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो हम देख सकते हैं 3 हेड्स, तो जो डिजायर्ड आउटकम है वो सिर्फ 3 हेड है। तो वैसा नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम, नंबर ऑफ 3 हेड्स सिर्फ 1 है जब तीनों हेड हो, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स या नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस वो 8 है। तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में 2 हेड्स, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स है यहाँ पर ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो 1, 2 और 3 केस ऐसा है जहां पर हम देख सकते हैं कि 2 हेड आ रहा है। 3 बार जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 हेड और 1 टेल आ रहा है। तो जो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम है वो 3 हो गया और नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस या फिर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो 8 है। तो प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगा। और उसी तरह थर्ड पार्ट में एटलीस्ट 2 हेड्स है, यानी इस केस में एग्जैक्ट 2 हेड्स नहीं, एटलीस्ट 2 हेड या उससे ज्यादा भी। तो इसमें 2 हेड्स और +1 हेड, यानी 2 हेड्स और सॉरी +1 हेड नहीं, प्लस जब 1 केस जब तीनों हेड हो, यानी एटलीस्ट 2 हेड है, 2 हेड या उससे ज्यादा भी। तो वैसा एग्जांपल हम देख सकते हैं एटलीस्ट 2 हेड, एक ये हो जाएगा, फिर 2, 3 और 4। तो 4 एग्जांपल ऐसा है जिसमें 2 हेड या उससे ज्यादा आ रहा है 3 बार कॉइन टॉस करने पर। तो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स 4 है और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 8 है। तो प्रोबेबिलिटी 4/8 या फिर 1/2 हो जाएगा, 1/2। और अब अगर फोर्थ पार्ट देखें, एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी या एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, यानी 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड भी हो सकता है। तो 0 हेड और 1 हेड 2 हेड, तो हमें जस्ट वो केस एक्सक्लूड करना है जब तीनों हेड हो, क्योंकि अगर 3 हेड वाला केस हटा देते हैं तो एटमोस्ट 2 हेड ही रहेगा। तो वैसा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 3 हेड इस केस को हटा के बाकी सब है जिसमें एटमोस्ट 2 हेड्स है, वो इस इवेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। जो टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स है वो 7 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है। तो प्रोबेबिलिटी 7/8 हो जाएगा। और उसी तरह अब अगर फिफ्थ पार्ट में देखें तो फिफ्थ पार्ट में नो हेड बताना है। तो ऐसा बस एक केस है जब एक भी हेड नहीं आ रहा है, जब तीनों टेल आ रहा है। तो अगेन 1/8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच करें ये आपको समझ में आना चाहिए। जस्ट हम पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, जो सैंपल स्पेस हमारे पास है, तो जो डिजायर्ड आउटकम हमें चाहिए उसका नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो जैसे सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में है 3 टेल्स। तो अगेन ये जो नो हेड वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है 3 टेल्स। अगर हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक भी हेड नहीं आए या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि तीनों टेल आए, तो सेम बात है, क्योंकि अगर 3 टेल आएगा तो उसका मतलब है कि एक भी हेड नहीं आएगा, और अगर एक भी हेड आ गया तो तीनों टेल नहीं होगा। तीनों टेल वैसा केस 1 है डिवाइडेड बाई टोटल यानी 8। तो प्रोबेबिलिटी अगेन 1/8 हो जाएगा। जो सेवेंथ पार्ट है एग्जैक्टली 2 टेल्स, जितना नंबर ऑफ केस एग्जैक्टली 2 हेड्स का था उतना ही एग्जैक्टली 2 टेल का होगा। हम देख सकते हैं एक ये हो जाएगा, 1, 2 और 3, 3 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। और 8 पार्ट है नो टेल, एग्जैक्टली नो टेल वही क्वेश्चन है कि 3 हेड्स हो। अगेन वो फर्स्ट पार्ट पे देख सकते हैं 1/8 हो जाएगा। ऐसा बस एक एग्जाम्पल है जब नो टेल है और टोटल एग्जाम्पल 8 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8। अब लास्ट पार्ट में एटमोस्ट 2 टेल्स, अगेन एटमोस्ट 2 टेल बस वही क्वेश्चन है जो एटमोस्ट 2 हेड्स का था, बस वहां पर हम एक वो केस एक्सक्लूड कर रहे थे जहां पर तीनों हेड आ रहा था
और एट मोस्ट 2 टेल्स में हम वो केस एक्सक्लूड करेंगे जहां पर तीनों टेल आ रहा हो। तो जो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स होगा वो 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी 7/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक इवेंट है ए, तो हम डिनोट करते हैं उसे ए से। तो पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए वो 2/11 है। यानी कोई भी इवेंट है, जस्ट हम अज्यूम कर लें कोई भी इवेंट है ए, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 है। तो हमें बताना है पी ऑफ नॉट ए कितने, यानी ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब हम अगर कोई भी इवेंट है, जैसे अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी इवेंट की दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो वो होगा या वो नहीं होगा। वो साइमल्टेनियसली होगा और नहीं होगा, दोनों साथ नहीं हो सकता। यानी ए अकर भी कर रहा है और ए नहीं अकर कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो ए होगा या वो नहीं होगा। और ये श्योर इवेंट है कि इस दोनों में से कोई एक होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए ये 1 के बराबर होगी, क्योंकि ये एक श्योर इवेंट है कि कोई भी इवेंट या तो वो अकर करेगा या वो नहीं अकर करेगा। और अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें, यानी उसके होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमें 1 मिल जाएगा। और अब हमें पी ऑफ नॉट ए बताना है, जब हमें पता है कि पी ऑफ ए 2/11 है। यानी 2/11 प्लस पी ऑफ नॉट ए ये 1 के बराबर है। तो पी ऑफ नॉट ए जो हमें चाहिए था वो 1 माइनस 2/11 यानी 9/11 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक वर्ड है एसासिनेशन। पहले इस वर्ड को लिख लेते हैं, एसासिनेशन। और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि अगर इसमें से हम किसी एक लेटर को सिलेक्ट करते हैं एट रैंडम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वोवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा। तो सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है। तो अगर हम इस वर्ड के सारे लेटर्स में से एट रैंडम कोई लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है वो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हम देख सकते हैं 13 लेटर्स है, 13 के बराबर हो जाएगा। और अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी बताना है जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो वॉवेल हो। तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है, वो NE के बराबर हो जाएगा। जो डिजायर्ड आउटकम है या जो इवेंट हम चूज कर रहे हैं कि वो लेटर जो एट रैंडम सेलेक्ट हो रहा है वो वॉवेल हो, तो NE नंबर ऑफ वॉवेल्स, तो 1 2 ए है, I 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो NE 6 के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी कि हम एट रैंडम अगर लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो वॉवेल हो, वो हो जाएगा 6/13। और अब सेकंड पार्ट में बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी कि कांस्टेंट हो। तो एक हम ऐसे देख सकते हैं कि नॉट ऑफ वॉवेल, अगर वॉवेल नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट होगा, नहीं तो हम कॉन्सोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो नॉट वॉवेल हो तो हम सीधे 1 माइनस 6/13 जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 1 माइनस पी ऑफ ए ये 7/13। या फिर हम कॉन्सोनेंट ऐड कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट को देख सकते हैं कितना है, तो 4s है, n t और n, तो 7 कॉन्सोनेंट है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी 7/13 के बराबर हो जाएगा।